अब देखो सर्कुलर मोशन का खत्म हुआ, रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है। रोटेशनल मोशन पे भी सेम कॉन्सेप्ट जो पहले पेज पे मैंने लिखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा और ये दोनों, ठीक है, किसका v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बात ये बताओ कि जब इनर्शिया की बात करते हैं नॉर्मल बॉडी की, अगर कोई बॉडी नॉर्मल ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब चल रहा है इधर से उधर, तो उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं? केवल मास को, मतलब इनर्शिया किसको बोलते हैं? केवल मास को। मास के चलते क्या आता है? इनर्शिया होता है, ठीक है। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास, उस बॉडी को उतना ज़्यादा मुश्किल है चेंज करना, मुश्किल है चेंज करना। अगर वो चल रहा है तो मुश्किल है, और अगर उसको चलाना है तो भी मुश्किल है। समझ में आ रहा है? तो इनर्शिया क्या करता है एक्चुअल में? चेंज को अपोज करता है। क्या करता है? चेंज को अपोज, ठीक है। तो नॉर्मल अगर जा रहा है, नॉर्मल कोई बॉडी, तो उसमें मास होता है, लेकिन अगर कोई घूम रहा है तो उसको रोकने के लिए ऐसा नहीं कि किसका मास ज़्यादा है किसका कम कम है, उसके लिए चाहिए अपने को रोटेशनल मोमेंट, मतलब इनर्शिया। और रोटेशनल इनर्शिया होता है आई। समझ में आया? नॉर्मल बॉडी के लिए एम होता है और घूमती हुई बॉडी के लिए क्या होता है? आई। मतलब जिसका आई ज्यादा उसको रोकना उतना मुश्किल। समझ में आया? बस ये डिफरेंस। वेरी गुड। देखो कैसे निकालते हैं पॉइंट मास के लिए। पॉइंट मास मतलब क्या होगा बेटा? क्या हो गया? देखो पॉइंट मास मतलब क्या हो गया कि अगर एक मास इधर है, एक मास इधर है, एक मास इधर है, ये m1 मास है r1 डिस्टेंस, m2 मास है r2 डिस्टेंस, और ये m3 मास है r3 डिस्टेंस। तो क्या होगा पॉइंट मास के लिए? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। अगर 3 मास है तो 3 लिख के खत्म कर देते हैं, अगर n मास है तो n लिख के खत्म कर देते हैं। तो कुल मिला के तुम्हारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास के लिए होता है क्या होता है? mr²। कंटिन्यूअस बॉडी है। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब पॉइंट मास नहीं है, ऐसा कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। इसका मास क्या है? m, और रेडियस सेंटर ऑफ मास से मान लो r है, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस बॉडी के लिए? r² dm, r² dm, mr² है ना, mr² है, तो क्या बदल रहा है बेटे? dm। तो ये हो जाएगा। इसी फंडे को यूज करके आगे सॉल्व करते हैं, जो कि हमको रेगुलर फॉर्मूले से मतलब है, ज्यादा मतलब नहीं, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को बेसिकली तुम समझो ना आरएमएस। क्या समझोगे? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ रेडियस, है ना। तो देखो, तो आई को अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग आई होता है, लेकिन आई को मैं नॉर्मली लिख सकता हूँ mk²। क्या लिख सकता हूँ? mk²। k को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, k इज इक्वल टू रूट आई बाई एम। अब देखो आई को क्या लिख सकता हूँ बेटा? m r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे m से m चला जाएगा, तो बेसिकली आएगा क्या? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड vrms, सॉरी krms, rrms। क्या बोलते हैं इसको? rrms, मतलब रेडियस का rms। समझ में आया? ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² दिया है, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे बताओगे? बस इसको ना mk² से इक्वेट कर दो, तो m से m चला जाएगा एंड k विल बी r√2/5। समझ में आया बेटा? समझ में आया? k ऐसे निकालेंगे, है ना, ओके। सबसे अपने फेमस इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल यूज करने वाला थ्योरम्स जो है, पहला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ लो परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं। अब हमको ये रहता है ना कंफ्यूजन कि कौन सा दो को ऐड करें और किसको इधर रखें। तो देखो ये प्लेन लैमिना है, ये प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं? जेड। कोई लैमिना है, कोई लैमिना, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या बोलते हैं? जेड। तो इस जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इसकी और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सम होगा। ऐसा मत कर देना कि दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ये एंड ये, ऐसा मत करना। प्लेन लैमिना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर प्लेन लैमिना। ये प्लेन लैमिना है, तो प्लेन लैमिना का परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर और इधर की सम के बराबर होगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है ना।
देन एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब हमारे पास क्यूरियोसिटी ये होती है कि बहुत सारी हमने पढ़ रखे हैं ना कि अगर एक फॉर एग्जांपल ये रॉड दिया है, इसके मिड पॉइंट पे तो हमको पता है कितना होता है, इनफैक्ट ml²/3, आगे बताऊंगा। मिड पॉइंट पे कितना होता है, सॉरी ml²/12, मिड पॉइंट पे कितना होता है ml²/12, हमको पता है। लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी है कि यहाँ पे निकालें कि अगर इसको ऐसे ना घुमा के यहाँ से ऐसे घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हमारी क्यूरियोसिटी का आंसर यही देता है कि तुम किसी भी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है। बस तुमको कहाँ से पता होना चाहिए बेटा, उसके सेंटर पे पता होना चाहिए बस। तो सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ma², मतलब अगर ये एक रॉड है तो ये क्या हो गया बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास ना, सेंटर ऑफ मास तो ये हुआ, तो ये I0 यहाँ पे क्या हो जाएगा ml²/12। अब मुझे पता कि यहाँ करना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे करने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ PQ, ठीक है। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मुझे ICM पता है ना, तो ICM कितना होगा ml²/12 प्लस मास। अब मुझे यहाँ पता करना है ना, तो इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, अगर ये पूरा L है तो ये पूरा L है तो इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, L/2। तो यहाँ पे लिखना है ml/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो you'll get ml²/3। समझ में आया। तुम कहीं पे भी अब फाइंड करो, उसके बीच ये फिर उस तरफ इस तरफ कहीं पे भी, है ना। तो ये दोनों थ्योरम से पूरा फिजिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ओके, कुछ और जानने की जरूरत है इसमें, कुछ भी, बस यही जानना है। डिस्टेंस कहां से लेना है ये बस कंफ्यूज मत होना। सेंटर ऑफ मास से जहां पे निकालना है, सेंटर ऑफ मास से जहां पे निकालना है, ठीक है। ओके, देखो कुछ स्टैंडर्ड बॉडी है, रेगुलर बॉडी जिसको बोलते हैं, ये mr², मतलब एक रिंग, अगर एक रिंग दिया है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। किस एक्सिस के अबाउट बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस, ठीक है। कितना होगा mr², किसके लिए है, राइट, रिंग, ठीक है। ओके, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेगुलर बॉडी, ये 2/5, ये किसके लिए बेटा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है, 2/5 mr², वेरी गुड। देन होता है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर को जानने से पहले एक बार डिस्क का देख लो, डिस्क अगर डिस्क है तो कितना होता है mr²/2। ये एक डिस्क है, मान लो गोला सा डिस्क, इसके ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर इसको ऐसे घुमा रहे हो तो कितना होगा mr²/2। अब देखो डिस्क ऐसे मैं तुमको दिखा रहा हूँ, डिस्क दिख रहा है, डिस्क के पीछे कितना पोर्शन बढ़ा हुआ तुमको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो मैं अगर डिस्क की जगह तुमको सॉलिड सिलेंडर बोलूँ तो तुमको तो सामने से डिस्क ही दिखेगा ना। तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, समझ में आया, है ना। ओके, दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। देखो हाइट वाइट मैटर नहीं करता, ये हाइट वाइट मैटर बिल्कुल नहीं करता, बस डिस्क और इसमें क्या चेंज होगा, फॉर्मूला तो वही लग रहा है mr²/2, लेकिन चेंज क्या हो रहा है बेसिकली, m। डिस्क का m कम होगा, इसका m ज्यादा होगा, फॉर्मूला वही है ना। तो तुमको चेंज नहीं करना है, वो दिया रहेगा। अब ये है तुम्हारा रिपीटेड है, राइट, रिपीटेड। जब नीट में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो यहाँ भी तो रिपीट कर सकते हैं ना, ठीक है। देखो ये है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का कितना होता है 2/3 mr², ठीक है। और सबका कहाँ पे निकाल रहे हैं, उसके सेंटर ऑफ मास, सबका सेंटर ऑफ मास है ना, याद रखिए। ये है तुम्हारा रेगुलर बॉडी रिंग का, ये रिंग का है, बना रिंग टाइप का नहीं है, बट रिंग का है ना, क्योंकि mr² लिखा हुआ है ना। ओके, ये किसका है बेटा, mr²/2, ये डिस्क है, डिस्क किसका, ये डिस्क। इसीलिए अच्छा रिंग में क्या है, इसने 2 रेडियस दे दिया है, रिंग में क्या है 2 रेडियस दे दिया ना, मतलब इनर आउटर, और इस पे पूरा सॉलिड दे दिया।
अब देखो ये किसके लिए बेटा, रॉड के लिए, और रॉड के कहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, राइट। कितना है ml स्क्वायर बाई 12, ये स्टैंडर्ड है। सब अभी सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं ना, उसके अबाउट। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर बॉडीज में तुम्हारा एक प्लेट आएगा, प्लेट क्या है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ अलग अलग, ठीक है। अब कहाँ से फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास से, और कैसे फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, मतलब ये हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ये कैसे आया, एग्जैक्टली, एक बार इधर से एक बार उधर से, ठीक है। तो देखो ये कैसे आया, ये z एक्सिस है ना बेटा, z एक्सिस है ना, इधर कौन सा एक्सिस होगा, x मान लें, देख लो कैसे आया, देख लो ये z एक्सिस है ना, z एक्सिस, इधर x मान लें, x इधर क्या होगा, y, तो i z किसके बराबर होगा, i x प्लस i y y। अब i x निकालना है, मतलब इसके अबाउट, अगर ये इसके अबाउट ऐसा घूमेगा, इसके अबाउट ये ऐसा घूम रहा है प्लेट, ऐसा, तो मेरे को सामने से क्या दिखेगा, केवल एक रॉड दिखेगा, ये क्या दिखेगा, अब ये ऐसा घूम रहा है तो मेरे को क्या दिखेगा, एक रॉड। तो अब जब एक रॉड दिखेगा तो x कितना हो जाएगा बेटा, i x इज m b स्क्वायर बाई 12। अब जब मैं इधर फाइंड करूंगा y, तो y के अबाउट ऐसे रोटेट होगा तो क्या दिखेगा, केवल l, मतलब एक रॉड रोटेट होते हुए दिखेगा ना, तो i y क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर बाई 12। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेट के लिए क्या करना है, L और B को बराबर करना है, जब दोनों को बराबर करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 6, दोनों को बराबर करोगे तो 2a स्क्वायर बाई 12, तो आ जाएगा a स्क्वायर बाई 6, स्क्वायर के लिए बराबर होता है ना, कोई डाउट इसमें, नहीं डाउट ना, ओके। ये डाउट वगैरह क्लियर तभी होते हैं जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, ओके। अब मैं तुम लोगों को ना एनालॉजी बता दूँ, एनालॉजी एक एंगुलर से लीनियर से एंगुलर की तरफ, ठीक है। तो जो तुम्हारा टॉर्क होता है वो बेसिकली उसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, r क्रॉस f से। r इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, f क्रॉस r मत लेना, है ना, प्रैक्टिस कर चुके। और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू अल्फा। f इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को रोटेशनल में क्या लिखते हैं, टाउ। मास को मैंने बोला था ना I, तो मास को क्या लिखेंगे I, और a को क्या लिखेंगे रोटेशनल में, अल्फा। तो इसीलिए हो गया टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। समझ में आया। वर्क डन की अगर बात करें तो क्या होता है F इंटू एस, क्या होता है F इंटू एस। तो यहाँ पे F की जगह क्या है टाउ, S की जगह क्या है डी थीटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं टॉर्क। वेरी गुड। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता है तुम्हारा r क्रॉस p। तो r p साइन थीटा भी लिख सकते हो, और जो p होता है वो हमको पहले से ही पता है क्या होता है mv, तो mv r साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये जो टाउ आया है, टाउ उसको dg बाई dt किससे लिखें अपन, न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। तो क्योंकि टॉर्क को क्या लिखते हैं, फोर्स, इसको क्या लिखते हैं dp बाई dt। तो ये लीनियर मोमेंटम था, ये बस एंगुलर मोमेंटम है। ये लीनियर फोर्स है, ये एंगुलर फोर्स है, राइट, है ना। समझ में आया। ओके, लीनियर एनालॉग एंगुलर एनालॉग पता है बेटा सबको पता है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले ही बोल दूं अगर कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, राइट, यही होगा ना। और एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं, mv r, या फिर r क्रॉस p,
है ना? ओके फ्लाई व्हील रोटेटिंग, ओमेगा दिया हुआ है ना, ओमेगा ओमेगा कैसे निकालोगे? 2πn/60 अभी निकाले थे पिछले पेपर में, है ना? और ये क्या दिया बेटा? मतलब ये दिया अल्फा, क्या दिया? अल्फा, अल्फा दिया है 2 और ओमेगा कितना दिया है? 2πn, n कितना दिया है? 420 डिवाइड बाई 6 7, मतलब ओमेगा 14 पाई आ रहा है ना, निगेटिव में आएगा लेकिन अभी हम ऐसे ले लेते हैं ओमेगा 14 पाई। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील। टाइम फाइंड करना है, पहला वाला इक्वेशन लगा दो, 22 सेकंड्स। पहला वाला इक्वेशन लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 14 पाई। तो 14 पाई में 2 का डिवाइड करो कितना आएगा? 6 पाई और 6 पाई 7 पाई, हाँ 7 3 21 एंड 14 7 98 22 एग्जैक्टली, है ना? यस। देन कौन सा लगाओगे? पहला वाला लगाओगे बेटा। पहला वाला मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये फाइनल क्या हो रहा है? 0। इनिशियल कितना दिया है? 14 पाई। एक्चुअल में ये माइनस में था क्योंकि रिटार्ड होगा ना। 14 पाई इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज 2 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.1, मतलब 22 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड आउट दिस फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इज गिवन। टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क के लिए क्या होता है? यस यस यस, फाइंड आउट दिस। एक और वेक्टर मैट्रिक्स वाला याद है तो कर दो जल्दी से। ये टाइम है अपने को, जो क्वेश्चन हमसे आ रहा है उसको मजबूत बनाने का टाइम है ना, कि उस क्वेश्चन पे गलती तो ना हो। ऑप्शन ए ऑल पॉजिटिव। हाँ, सो 3 minus 5 is okay। आया क्या सबका? R क्रॉस F लिख लो लिख लो। मैट्रिक्स अगर सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है बेटा। R को पहले R को लिखना है, -1 1, फिर 7 3 -5। ये मैट्रिक्स सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है। ये मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए इसको लेते हैं प्लस, इसको लेते हैं माइनस, इसको लेते हैं प्लस। अब जब मैं I का लिख रहा हूँ, I का, तो I एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू -5 5 -3। अब यहाँ पे क्या लिखूँ? -j। और जब j के लिए लिखूंगा तो इसको और इसको पूरा हटा देना है। तो 1 इंटू -5 इज -5 -7 -12, राइट? प्लस k, ये हटा दो ये हटा दो, 3 इंटू 1 3 -7 + 7 3 + 7, मतलब ऑल पॉजिटिव 2 12 एंड 10, 2 12 एंड 10। ठीक है,
ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो निकाल लो। हाँ 248 स्क्वायर रूट 248 इज व्हाट 5√10 अप्रॉक्सीमेटली 5√10 है ना। ओके डन। इसमें कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं ना। हमको r क्रॉस f निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि टाउ निकालना है। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है? ये मैट्रिक्स वाला है ना। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, संवेग रक्षण का नियम। p इनिशियल इज इक्वल टू क्या करते थे बेटा? p फाइनल। लेकिन यहाँ कौन सा संवेग कर रहे हैं? एंगुलर वाला है ना। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? J1 इज इक्वल टू J2 और J1 को क्या लिखेंगे? I1 ओमेगा 1। यस I1 ओमेगा 1। हाँ तो R क्रॉस F लिखे थे ना। ये कैसे आएगा? I1 ओमेगा 1 m इंटू v से, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या था? m इंटू v। और J क्या होगा? इसका एंगुलर मास का I, v का ओमेगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। वेरी गुड। फेमस एग्जाम्पल, लड़की जब वो डांस करती है, कौन सा वाला? स्केटिंग और बैलेंसिंग। ठीक है, बस एक बार का ही काम होगा, है ना। देखो जब ये हैंड को स्ट्रेच करके जब चल रही होती है तो बेसिकली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, क्योंकि अपने मास को क्या कर देती है? फैला देती है। इसलिए उसका स्पीड क्या हो जाता है? कम होता है। और जब वो पास कर लेती है ऐसे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया। तो दोनों को इनिशियल फाइनल को बराबर करने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? स्पीड ओमेगा। ठीक है, तो इसमें ओमेगा डैश जो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ओमेगा से। ठीक है, एक ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर कोई डिस्क ऑलरेडी घूम रहा है और मैंने उसके ऊपर कुछ हिट कर दिया कुछ स्पीड से, या फिर ऐसा मान, एक डिस्क है जो कि घूम रहा है, मैंने कोई एक मास लिया छोटा सा, रोटेटिंग डिस्क पे मैंने इसको जेंटली प्लेस कर दिया ऐसे, तो अब धीरे से उसका मास क्या हो गया? बढ़ गया। तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है ना। ओके, नेक्स्ट हमने ग्रेविटेशन में यूज किया था बेटा कि सैटेलाइट अगर चारों तरफ घूम रहा है तो लीनियर मोमेंटम नहीं होता है कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है ना। ओके, तो ये 3 कंजर्वेशन का अपने को मिल गया एग्जांपल। अब मिल कर दो सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक रॉड के दोनों तरफ m मास अटैच्ड है ना। एक रिजिड मास लिया है, मासलेस। ये इस रॉड का मास कुछ नहीं है, एक इधर मास m है और एक इधर मास m है। अरे जब दोनों मास बराबर है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? L/2 ही होगा ना, राइट? कैपिटल है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है, L/2 होगा। तो इस पॉइंट पे ये क्या आ गया? सेंटर ऑफ मास। अब जब सेंटर ऑफ मास हो गया तो m निकाल दो, तो m विल बी r1 का स्क्वायर प्लस m r2 का स्क्वायर। बेटा r1 क्या होगा यहाँ से दूरी? L/2। r2 की दूरी क्या होगा? L/2। ये दोनों एक्सपेंड करके ऐड करोगे यू विल गेट 8। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसमें अगर अलग अलग मास होता तो क्या फर्क पड़ता है? अगर m बोलता 2m बोलता तो यहाँ पे मास चेंज हो जाता है और सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके।
रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालना है। मैंने क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड किससे इक्वेट करना है, mk², है ना। और वो रॉड का इनर्शिया कहाँ से फाइंड करना है, उसके सेंटर नहीं, इट्स वन एंड सेंटर पे नहीं। क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी अगर तुम कर रहे हो सर डी ऑप्शन। सबीर यू आर नॉट रीडिंग इट। तुमने बाय डिफॉल्ट एमएल स्क्वायर बाय 12 ले लिया। ये इसके सेंटर से होता है एमएल स्क्वायर बाय 12, इसके सेंटर से होता है एमएल स्क्वायर बाय 12, लेकिन इसके साइड से क्या होगा बेटा, एमएल स्क्वायर बाय 3। तो मुझे आई को किससे इक्वेट करना है, mk², मतलब ml² by 3 इज इक्वल टू mk²। m से m चला गया, सो k इज l by √3। समझ में आया। तो इसका ये ऑप्शन तुम्हारा गलत भी ऑप्शन दिया हुआ है, बी केयरफुल, है ना। ओके ओके ओके। ये रॉड का पूछा, अगर मैं पूछ देता स्फीयर का बताओ तो किससे इक्वेट करते इधर, 2/5 mr²। मैं पूछ देता कि हॉलो स्फीयर से, तो 2/3 mr², है ना। ये फाइंड आउट करो बेटा, इंटरेस्टिंग। समझ में आ रहा है ना कैसे है। दो डिस्क है, दो डिस्क को वेल्डिंग कर दिया गया, एक इधर बोला एक इधर, और ऐसे घुमा रहे हैं। इसको मान लो x(x)', ठीक है। तो आई x(x)' जो होगा वो क्या होगा, आई बी का x(x)' के अबाउट एंड आई ए का x(x)' के अबाउट, है ना। यही होगा ना, दोनों का ऐड कर। तो पहले वाले बॉडी का तो लिख सकते हो बेटा, डिस्क है ना, डिस्क है तो बी बॉडी का क्या लिख सकते हो, mr²/2। लेकिन ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो है, इसके लिए कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस। कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस। तो इसका जो सेंटर के अबाउट होगा वो क्या होगा, mr²/2, ठीक है। तो इसके सेंटर के अबाउट क्या होगा, mr²/2 प्लस ma²। तो m, अरे ma², ए कहाँ से लेते हैं बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास और जहां हमको फाइंड करना है। तो कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है उसके सेंटर ऑफ मास से वहां तक, 2r। तो 2r का स्क्वायर, तो mr²/2 ये क्या हो जाएगा, mr² प्लस 4। कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है प्रैक्टिस कर लो बस, है ना।
पल्लवी आई थी कल आज कृतिका कल आई थी संजना कल भी आयुष्मान हम मारूंगी ना दिखाए तुमको समीर सत्यता अंजना पूजा अंकित फैजान कल आया था जी मैडम ये तीनों सवाल कल भी नहीं आई थी कल आए थे आप? मनीष कहाँ है मनीष तो फिर आप डलेगा और क्या तुम आए थे कल कराई थी साक्षी सुरभि शौर्य कल आए थे हाँ? क्या बोली अरे कल पूछी शुभम किससे पूछ के गए ये लोग विवेक खिलाना अरे कल आए थे शाश्वत क्लास स्टॉप कर दें सिली क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते नहीं क्या बोल रहा था घर निकलने की बात नहीं है वी हैव इवन 20 स्लाइड्स तो आगे नहीं बढ़ सकते अगर हम 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं तो क्लास खत्म नहीं होगी लेट्स कीप इट फॉर 28 ठीक है घर में दो ही कॉन्सेप्ट हाँ करना है और करना है